नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प दस्तावेज है जिसका नाम है एब्रोटेनम। हाँ, ये सदनवुड नाम के एक पौधे से जुड़ा है। और जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो एक बात मेरे दिमाग में अटक गई। एक विरोधाभास, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना ही आज का हमारा मिशन है। और वो पहेली है एक ऐसे बच्चे की जो खूब खारा है, हम्म, जिसकी भूख मतलब जबरदस्त है, लेकिन उसका शरीर लगातार गलता जा रहा है, वो हम्म, सूखता जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? यही तो आज हम सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इस पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर उस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आखिर इस बच्चे के शरीर और मन के अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। दस्तावेज में सबसे पहले जिस चीज पर जोर दिया गया है वो है मरासमस की हालत। यानी गंभीर कुपोषण। हाँ, लेकिन ये कोई आम भुखमरी नहीं है। इसमें एक बहुत ही अजीब बात लिखी है कि ये कमजोरी शरीर के निचले हिस्से से शुरू होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। पैरों से। हाँ, खासकर पैरों का जिक्र है जो एकदम पतले हो जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ पतला होना नहीं है, दस्तावेज में त्वचा के ढीलेपन का जिक्र है। लिखा है त्वचा ढीली होकर सिलवटों में लटक जाती है, खासकर गर्दन के आसपास। जरा सोचिए, ये एक ऐसी तस्वीर है जहां शरीर अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि बाहर की त्वचा के लिए कोई आधार ही नहीं बचा। वो बस एक ढीले कपड़े की तरह लटक रही है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अगर कोई इतना खारा है तो उसका शरीर उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? दस्तावेज में क्या कोई संकेत है कि सिस्टम में गड़बड़ कहाँ है? बिल्कुल है, और यही इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। दस्तावेज दो चीजों की तरफ इशारा करता है। एक, पाचन का पूरी तरह से बिगड़ जाना, कभी कब्ज, तो कभी दस्त। हाँ, और दूसरा एक बहुत ही खास स्थिति जिसे लिएंटेरिया कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि खाना जैसा खाया वैसा ही बिना पचे मल में निकल गया। अरे, शरीर उसे सोख ही नहीं पा रहा है। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे जैसे आप एक लीक हो रही बाल्टी में पानी भरते जा रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। सही पकड़ा। और इस कमजोरी का आलम देखिए। दस्तावेज कहता है कि बच्चा इतना कमजोर है कि अपना सिर सीधा नहीं रख पाता। हाँ, ये सिर्फ वजन कम होना नहीं है, ये तो शरीर की बुनियादी ताकत का, जीवन शक्ति का ही खत्म हो जाना है। बिल्कुल। सिर का ना संभाल पाना इस बात का साफ संकेत है कि मांसपेशियां पूरी तरह से जवाब दे चुकी हैं। ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। तो ये सिर्फ खाने पीने की समस्या नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर खुद को ही अंदर से खाने लगता है। भूख है पर पोषण नहीं, कोशिश है पर नतीजा नहीं। यही इस तस्वीर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ठीक है, तो हमने पहेली का पहला टुकड़ा देख लिया, एक शरीर जो खुद को ही खा रहा है। अब दूसरा टुकड़ा देखते हैं, दर्द। क्योंकि जाहिर है जब शरीर में इतनी उथल पुथल हो तो दर्द तो हो गई। हाँ, और यहाँ भी एक और अजीब बात सामने आती है। गठिया या रूमेटिज्म के बारे में लिखा है कि जोड़ों में सूजन आने से पहले बहुत ज्यादा दर्द होता है। सूजन से पहले? ये तो उल्टा है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि सूजन की वजह से दर्द होता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दर्द पहले आ रहा है, जैसे वो आने वाली सूजन की चेतावनी दे रहा हो। ये एक बहुत ही खास और अलग लक्षण है। और ये दर्द आता कहाँ से है? इसका कोई कनेक्शन कुछ है? हाँ, और कनेक्शन भी बहुत दिलचस्प है। दस्तावेज कहता है कि ये दर्द अक्सर तब शुरू होता है जब किसी को दस्त लगे हों और वो अचानक रुक जाएं। अच्छा, दस्त रुकने से? हाँ, या फिर ये गठिया का दर्द बवासीर या पेचिश के साथ बारी-बारी से होता है। मतलब आज जोड़ों में दर्द है तो कल पेट में समस्या। मतलब समस्या एक जगह से दूसरी जगह कूद रही है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर उस बीमारी को एक जगह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और जब वो रास्ता बंद हो जाता है तो वो कहीं और से एक नए रूप में फूट पड़ती है। सही कहा। इसे लक्षणों का स्थानांतरण या मेटास्टेसिस भी कहते हैं। ये दिखाता है कि शरीर की सभी प्रणालियां कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये कोई एक अंग की बीमारी नहीं है। नहीं, ये पूरे सिस्टम की गड़बड़ी है। और ये दर्द सिर्फ एक तरह का नहीं है। गाउट का भी जिक्र है, जिसमें जोड़ों में अकड़न, सूजन और एक चुभन जैसी अनुभूति होती है। चुभन जैसी अनुभूति, ये शब्द हमें दर्द के चरित्र के बारे में बताता है। ये कोई हल्का फुल्का दर्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तीखा, परेशान करने वाला एहसास है, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो। और ये दर्द होता कहाँ है? खासकर कलाई और टखनों में। लेकिन दस्तावेज साफ कहता है पूरे शरीर में बहुत लंगड़ापन और दर्द।
साथ ही मांसपेशियों में भयानक ऐंठन का भी जिक्र है। तो ये सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं है, ये एक फैला हुआ पूरे शरीर को जकड़ लेने वाला दर्द है। हाँ, जो इंसान को पूरी तरह से लाचार बना देता है। शरीर की इतनी बुरी हालत का असर जरूर दिमाग पर भी पड़ता होगा। क्या दस्तावेज बच्चे की मानसिक स्थिति के बारे में कुछ बताता है? बताता है, और यहीं पर ये तस्वीर और भी ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली हो जाती है। कैसे? दस्तावेज साफ साफ कहता है कि बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल, उदास और बदमिजाज हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं रुकता, इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत शक्तिशाली और चौंकाने वाले हैं। जैसे क्या लिखा है? लिखा है, बच्चा हिंसक, अमानवीय हो जाता है और कुछ क्रूर करना चाहेगा। एक मिनट। अमानवीय, एक बच्चे के लिए ये शब्द, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है ना? ये सिर्फ चिड़चिड़ापन या गुस्सा नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे बच्चा अपनी इंसानियत, अपनी भावनाओं को ही खो रहा हो। ऐसा क्यों लिखा गया होगा? शायद ये दिखाता है कि अंदर की शारीरिक पीड़ा और बेचैनी किस हद तक बढ़ चुकी है। जब शरीर लगातार दर्द में हो, जब भूख लगने पर भी ताकत न मिले, तो एक तरह की हताशा और निराशा पैदा होती है। हो सकता है कि ये क्रूरता या हिंसा उसी बेबसी को व्यक्त करने का एक तरीका हो। वो उस दर्द और पीड़ा को बाहर निकाल रहा है, जिसे वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक तरह की चीख है ये। बिल्कुल। और इस मानसिक पीड़ा का कोई बाहरी निशान, क्या ये चेहरे पर भी नजर आता है? हाँ, और ये इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। दस्तावेज कहता है कि बच्चे का चेहरा बूढ़ा, पीला और झुर्रीदार हो जाता है। एक बच्चे का चेहरा बूढ़ा? हाँ, सोचिए, एक बच्चा जिसका चेहरा एक थके हुए बूढ़े इंसान जैसा दिखे, उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे, ये उसकी आंतरिक पीड़ा का, उसकी खोई हुई ऊर्जा का बाहरी प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है कि कैसे एक बीमारी इंसान से उसका बचपन, उसकी ताजगी छीन सकती है। बिल्कुल। ये सुनकर तो रुंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही समय में शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, दर्द से टूट रहा है, और मन गुस्से और क्रूरता से भर रहा है। ये तो एक संपूर्ण पतन की तस्वीर है। दस्तावेज में आगे ये भी लिखा है कि ये अत्यधिक कमजोरी, थकावट और खड़े होने में भी असमर्थता की स्थिति है। शरीर ने जैसे हार मान ली हो। इसमें एक और लक्षण का जिक्र है, खुजली वाले चिलब्लेन्स। चिलब्लेन्स यानी सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियों में जो सूजन और खुजली होती है वो? हाँ, वही। ये तो बहुत आम समस्या लगती है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में इसका क्या मतलब है? इस संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिलब्लेन्स खराब ब्लड सर्कुलेशन और ठंड के प्रति शरीर की अत्यधिक संवेदनशीलता को दिखाते हैं। अच्छा। ये इस बात का एक और सबूत है कि शरीर का सिस्टम हर स्तर पर फेल हो रहा है। शरीर खुद को गर्म रखने की बुनियादी क्षमता भी खो रहा है। ये उसी बड़ी तस्वीर का एक और छोटा पर जरूरी हिस्सा है। समझ गया। ठीक है। और अंत में दस्तावेज कुछ संबंधों की बात करता है। इसका क्या मतलब है? इसमें हिपर, एकोनाइट और ब्रायोनिया जैसे कुछ नाम दिए गए हैं। हाँ। ये क्या है और एब्रोटेनम से इनका क्या लेना देना? ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि एब्रोटेनम को एक बड़ी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। ये जो नाम है, एकोनाइट, ब्रायोनिया, हाइपर, ये दूसरी चीजें हैं जो अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल होती हैं। तो दस्तावेज क्या कह रहा है? कि एब्रोटेनम को इनके बाद इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? हाँ, ठीक यही। उदाहरण के लिए, एकोनाइट और ब्रायोनिया का इस्तेमाल अक्सर किसी बीमारी के तीव्र चरण में किया जाता है, जैसे प्यूरिसी, फेफड़ों की झिल्ली में सूजन। हाँ, जिसमें तेज बुखार और दर्द होता है। दस्तावेज का कहना है कि जब वो तीव्र चरण खत्म हो जाता है, जब बुखार चला जाता है, लेकिन शरीर में एक तरह की कमजोरी या छाती में दबाव बना रहता है, तब एब्रोटेनम की भूमिका आती है। अच्छा, तो ये एक तरह का रिकवरी टूल है। मतलब जब बड़ी लड़ाई खत्म हो गई हो, लेकिन मैदान अभी भी अस्त-व्यस्त हो। बिल्कुल सही उपमा है। इसी तरह हेपर का जिक्र फोड़े फुंसियों के संदर्भ में है। हेपर उन्हें पकाने और ठीक करने में मदद करता है, लेकिन अगर उसके बाद भी मरीज कमजोर और क्षीण बना रहता है तो एब्रोटेनम का सुझाव दिया गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इसे किसी स्थिति के खास पड़ाव के लिए देखा जा रहा है, जब शरीर ठीक होने की प्रक्रिया में अटक गया हो। तो इस पूरी चर्चा से हमने इस पहेली को कैसे सुलझाया? एब्रोटेनम का ये दस्तावेज हमें आखिर में क्या दिखाता है? ये हमें एक ऐसी एकीकृत जुड़ी हुई तस्वीर दिखाता है जहां कुछ भी अलग नहीं है। ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है,
नहीं। ये एक कहानी है कि कैसे पाचन तंत्र की एक गड़बड़ी, मतलब खाना न पचना, पूरे शरीर के क्षय का कारण बनती है। कैसे ये क्षय दर्दनाक गठिया में बदल जाता है और कैसे ये लगातार शारीरिक पीड़ा एक बच्चे के मन को अमानवीय और क्रूर बना देती है। और हर विवरण कितना महत्वपूर्ण है। पैरों से शुरू होने वाली कमजोरी, सूजन से पहले होने वाला दर्द, या वो बूढ़े जैसा दिखने वाला चेहरा। हाँ, ये छोटे छोटे सुराग हैं जो हमें उस पूरी स्थिति की जड़ तक ले जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। ये हमें शरीर को एक समग्र सिस्टम के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पेट का दिमाग से, जोड़ों का त्वचा से और भावनाओं का शरीर की ताकत से सीधा संबंध है। जब एक हिस्सा बिगड़ता है तो पूरा ढांचा चरमराने लगता है। सही कहा। इस दस्तावेज की असली खूबसूरती इसी समग्र दृष्टिकोण में है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये दस्तावेज हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितने कितने अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पेट की समस्या सिर्फ पेट तक सीमित है या गुस्सा सिर्फ दिमाग की उपज है, लेकिन ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे पेट की आग बुझ जाने पर मन में भी आग लग सकती है। बिल्कुल। शायद किसी भी समस्या का सही समाधान, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उसके सभी पहलुओं को एक साथ समझने में ही छिपा है।